त्रिपुरा गांव में दो भाई रहते थे, श्यामलाल और रामलाल। रामलाल की शादी हो चुकी थी और आज रामलाल अपने भाई श्यामलाल और माँ रोहिणी से मिलने घर आया था। अरे रामलाल बेटा, तू आ गया। कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? माँ, सब बढ़िया है, लेकिन एक जरूरी बात करने आया हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों भाई अपना अपना हक ले ले। मेरा मतलब है माँ, बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? लेकिन भैया, इसकी जरूरत क्या है? देखो, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि खेत और जमीन का एक साथ हिसाब हो जाए। हाँ बेटा, अब तो तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन सच कहूँ मैं तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके लिए एक सुझाव और है मेरे पास। कैसा सुझाव भैया, बताओ। हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम और माँ मुझे सारी जमीन दे दो। उसे बेचकर मैं शहर जाकर एक खाने का धंधा शुरू करूंगा और गांव में पैसे भेजता रहूंगा। 1 साल बाद तुम दोनों को भी अपने पास बुला लूंगा। ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं राजी हूँ। अगले दिन सभी प्रधान जी के घर जाते हैं और कागजों पर हस्ताक्षर करके सारा खेत और जमीन रामलाल के नाम कर देते हैं। इसके बाद रामलाल अपनी बीवी के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। माँ, भैया का तो 2 महीनों से कोई खत ही नहीं आया, ना कोई खबर आई है। पता नहीं बेटा, तू ऐसा कर, प्रधान जी से जाकर एक बार पता कर, वो आज ही शहर से लौटे हैं। श्यामलाल प्रधान जी के घर जाता है। प्रधान जी, मैं और माँ बेहद फिक्र में है। रउआ तो शहर से लौटल बानी ना, हमें बताओ भैया कैसे है? श्यामलाल, तुम्हारा भाई तो काफी अच्छा कमा रहा है वहाँ। अच्छा? लेकिन जो मैं मिलने गया तो उसने मुझसे बात करने में इनकार कर दिया। काफी कहने पर उसने मुझसे इतना कहा कि उस कस्बे से उसका कोई वास्ता नहीं है, मैं और बीवी यही रहेंगे। और उसने आखिर में मुझे 4,000 रुपए दिए और कहा कि ये श्यामलाल के खेत के दाम है। वैसे भी उस खेत से इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। और उसने ये भी कहा कि अब और पैसे भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। श्यामलाल प्रधान जी के दिए हुए पैसे लेकर बेहद मायूस मन से घर लौटने लगता है। श्यामलाल मायूस मन से चलते चलते एक दरख्त के पास पहुंचा और मायूस होकर खुद से बड़बड़ाया। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि भैया ने इतनी कड़वी बात कह दी है? नहीं नहीं, माई तो टूट जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक रईस आदमी अपनी बैलगाड़ी पर एक बड़ा तंदूर लेकर आता है। भाई, क्या बात है, यूं उदास क्यों बैठे हो? श्यामलाल, जो पहले से ही बेहद दुखी था, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे भी किसी की तलाश थी जिसे वो अपना दुख बता सके। उसने उस आदमी को अपनी सारी बातें बता दी। भाई, मैं तो दूसरे कस्बे का हूँ। मैं भी कभी तुम्हारे तरह एक बड़ी आफत में फंसा था। उस वक्त उस तंदूर ने मेरा साथ दिया था, जो मैं इस बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। मैंने इसे अपने पास रखा है क्योंकि इसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। अगर तुम चाहो तो इससे मुझसे खरीद सकते हो, क्योंकि ये तंदूर मुझसे ज्यादा तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि मैं इसे खरीद सकूं। मेरे पास तो सिर्फ ये 4,000 रुपए है। अगर आपको ठीक लगे तो इसके बदले हमको दे दीजिए। बस 2,000 रुपए दे दो और बाकी के 2,000 इस तंदूर से कोई व्यापार शुरू करने में लगाओ। ये कहकर वो आदमी श्यामलाल को तंदूर सौंपकर वहाँ से चला गया। तंदूर को लेकर श्यामलाल अपने घर की ओर जाने लगा। श्यामलाल तंदूर लेकर घर आ गया और उसकी माँ रोहिणी ने पूछा, लाल, तू ये क्या उठा लाया है? माँ, ये बड़े भैया ने भेजा है और हमें संदेशा भेजा है कि इससे हम कोई नया धंधा शुरू करें। अच्छा, रामलाल ने भेजा है। कैसा है वो?
अरे भैया तो शहर में बहुत पैसे छाप रहे हैं माँ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। श्यामलाल ने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि रामलाल ने गांव से रिश्ता तोड़ लिया है, बल्कि उसने अपनी माँ का मन रखने के लिए ये सफेद झूठ कहा। अच्छा है बेटा कि तेरा भाई खुश है, लेकिन हम इस तंदूर का क्या करेंगे? अरे माँ, इस तंदूर से हम नया दुकान खोलेंगे, तंदूरी लिट्टी चोखा। वो कैसे? माँ, ये तंदूर में हम लिट्टी भी बना लेंगे और बैंगन आलू भी सीख में डाल के इसमें सीख लेंगे और फिर चोखा बना के लिट्टी के साथ बेचेंगे। रोहिणी ये सुनकर बेहद खुश हुई और श्यामलाल, जो अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने भाई के बारे में झूठ बोलकर उसका मन खुश कर दिया। अगले दिन श्यामलाल ने बाजार में एक ठेले पर तंदूरी लिट्टी चोखा लगा रखा था और बगल में तंदूर पर लिट्टी पकने रखी थी। दुकान पर अब तक कोई नहीं आया था, मगर तंदूरी लिट्टी की महक बाजार में फैल चुकी थी। अरे भाई श्यामलाल, ये क्या है? ये तंदूरी रोटी है क्या? और ये इतनी छोटी क्यों है? अरे ये कोई रोटी नहीं है, ये लिट्टी है, ना कि तंदूरी। आप खा के तो देखो, हमारी ये तंदूरी लिट्टी चोखा लुगाई के हाथ का खाना भुला देगी प्रधान जी। श्यामलाल ने प्रधान जी को एक प्लेट में लिट्टी चोखा दिया। प्रधान जी ने जैसे ही एक कौर लिया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या हुआ प्रधान जी, अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, इससे अच्छी लिट्टी चोखा तो मैंने आज तक नहीं खाई। पर खुददार, वाह क्या बात है, इतना बढ़िया खाना, अब रोज सुबह खाना तो यही खाऊंगा। प्रधान जी की तारीफ सुनकर और लिट्टी की खुशबू से खिंचकर आसपास के लोग भी ठेले के पास आने लगे। श्यामलाल ने सभी को लिट्टी चोखा परोसा और देखते ही देखते सारी लिट्टी खत्म हो गई और लोग वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। अरे श्यामलाल बेटा, हमारे लिए कुछ बचा भी है, ये सब बांट दिया। माफ करिए मौसी जी, पर आज तो सारी लिट्टी खत्म हो गई। बेटा, कल और लगाना, पूरे गांव में तेरे लिट्टी की ही बातें हो रही हैं, हमें भी खाना है। ठीक है मौसी जी, कल आप आइए तो सही, आपको लिट्टी जरूर मिलेगी। इसके बाद श्यामलाल घर गया और अपनी माँ को दिखाया कि आज पहले ही दिन उसने 2000 रुपए कमाए हैं। बेटा, ये तो तूने 3 घंटे में अच्छे पैसे कमा लिए हैं। कल से और सामान ले ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगी तेरा हाथ बटाने के लिए, और प्रधान जी से तेरे भाई के बारे में भी पूछ लूंगी। अरे माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? अब भैया के बारे में हम तो तुम्हें खबर देते रहेंगे। 2 महीने बीत चुके थे और श्यामलाल का ठेला अब दुकान में तब्दील हो गया था। उसका छोटा सा घर एक अच्छे से मकान में बदल चुका था। माँ, हम दुकान खरीदने निकले थे और हाँ, बड़े भैया के हालचाल अच्छे हैं, प्रधान जी खबर देते रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं भी आज बाजार आऊंगी, शायद फिर तेरी मदद करने। ठीक है माँ, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। श्यामलाल वहाँ से निकल गया। तभी रामलाल उसके घर आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था और वो शर्म से बोला, माँ। रामलाल बेटा, तू ही है ना? 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, तू घर नहीं आ पाया, ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? कुछ नहीं माँ, बस हाल चाल पूछने आया हूँ। वैसे माँ, ये अपना घर मकान में कैसे बदल गया? बेटा, ये सब तेरे भेजे हुए तंदूर की ही करामात है। मैंने तो कोई तंदूर नहीं भेजा था। माँ, ये क्या कह रही है? तूने ही भेजा था ना? हाँ माँ, मैंने ही कहा था श्यामलाल से। अब तो सच कह दे, तूने तो अपने भाई से पहले ही मुंह मोड़ लिया था और वो तेरा सच्चा भाई निकला। उसने तेरी हर कमी को छुपाया और अब तुझ में इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी माँ के सामने सच बोल सके। माफ करना माँ, मैं वो दिक्कत में फंस गया था माँ। मुझे और कोई सहारा नहीं मिला तो मैं यहाँ आ गया। जा जा अब तू यहाँ से, तेरा तो वैसे भी इस गांव और हमसे कोई रिश्ता नहीं है ना। श्यामलाल अपनी दुकान पर था।
तभी वहाँ दामिनी मौसी और प्रधान जी आपस में बात करते हुए आए। क्या हुआ प्रधान जी और मौसी, तुम लोग इतने फिक्र में क्यों लग रहे हो? बेटा, मैं आज सुबह ही शहर से लौटा हूँ। बीच में एक दिन तुम्हारे भाई के दुकान पर भी गया था। क्या हुआ? भैया ठीक तो है ना? बेटा, उसकी बीवी रंभा और उसके घर वालों ने रामलाल का पूरा कारोबार हथिया लिया है। मैं भी अभी दूसरे गांव से ये खबर सुनकर आ रही हूँ। ये आप क्या कह रहे हो मौसी? रामलाल ने सारा कारोबार अपनी बीवी के नाम से खोला था और जैसे ही कारोबार अच्छा हुआ, रंभा ने उसे छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ मिलकर सब कुछ हड़प कर रामलाल को भगा दिया। और बड़े भैया, वो तो ठीक है ना? तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुम उसकी फिक्र कर रहे हो? जो बीत गया सो बीत गया प्रधान जी। इससे बड़ी सजा क्या होगी हमारे भैया के लिए? मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। श्यामलाल दुकान बंद करके घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, पर मैंने तो रामलाल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। जा बेटा, उसे ले आ। श्यामलाल तुरंत रामलाल को ढूंढने के लिए भागा। गांव के उसी दरख्त के पास पहुंचा जहां पहले उसे वो रईस आदमी मिला था। रामलाल वहीं सिर पकड़े बैठा था। भैया, आप हमारे साथ घर चलिए। मैं घर कैसे आऊं पगले? किस मुंह से आऊं मैं वापस? अब तो माँ भी मुझसे नाराज है। मैं खुद को शीशे में भी नहीं देख सकता। भैया, मैंने तो कभी माँ से ये कहा ही नहीं कि आपने क्या किया। पर क्या है ना कि वो तो माँ है ना, अपने बच्चे की झूठ पहचान लेती है। हाँ भाई, सही कहा तुमने। भैया, तुमने वैसे ही बहुत दुख झेले हैं। अब घर चलो, हम दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे और माई का ख्याल रखेंगे। रामलाल और श्यामलाल खुश होकर अपने घर की ओर चले गए। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, मेरे राम और श्याम, एक लिट्टी तो एक चोखा, तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हो।